स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह ट्रिपल सी फैमिली में आपका स्वागत करते हैं। और फिर मैं आपके बीच में आया हूं, और जब भी आपके बीच में आता हूं तो कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आता हूं। और आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में एक नया पार्ट लेकर मैं आया हूं, प्रिज्म के बारे में। इसको आज हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके आगे जो है हम लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म के बारे में होता क्या है, प्रिज्म क्या चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। प्रिज्म के लिए एक त्रिभुजाकार आकृति है। ये प्रिज्म जो होता है ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में होता है, और इसका नाम हम लिख दे रहे हैं ABC। ये आपका प्रिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, कोई पूछे कि आप प्रिज्म है क्या, तो आप ये नहीं कहेंगे कि त्रिभुजाकार होता है, आप कहेंगे कि प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। एक समतल पृष्ठ ये AB है और दूसरा समतल पृष्ठ ये, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। और इन समतल पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, तथा इनके बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण। तो अगर आप इधर से प्रिज्म की परिभाषा देंगे तो ये समतल पृष्ठ और ये समतल पृष्ठ है, और इनके बीच का कोण ये होगा। अगर इधर से देंगे तो ये समतल पृष्ठ होगा, ये समतल पृष्ठ होगा, और इसके बीच का कोण ये होगा। और इधर से अगर देते हैं तो ये समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, और इसके बीच का कोण ये होगा। यानी आप तीनों कंडीशन में किसी भी एंगल से आप परिभाषा को परिभाषित कर सकते हैं। तो आप ये कहिएगा कि प्रिज्म जो होता है एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, और इन समतल पृष्ठों को हम अपवर्तक का पृष्ठ कहते हैं, तथा इनके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो क्लियर होगा। यानी परिभाषा आपको सिंपल में मैं बताता हूँ। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। बस इतना आपको परिभाषा देना है। यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। ये परिभाषा हो गया कि प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को किस नाम से जानते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। और इस समतल को भी क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच के ये इस कोण को, बने कोण को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। तो याद रखेंगे, नीचे मैं लिखवा दे रहा हूँ, इन समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तक
अपवर्तक पृष्ठ के नाम हो जाएंगे AB और AC। यहाँ आप लिखना चाहें नोट में तो लिख सकते हैं। नोट में अपवर्तक पृष्ठ का नाम क्या है? अपवर्तक पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ AB व AC है, तथा प्रिज्म कोण कैपिटल A है। ठीक है, इस तरह से हमें विश्वास है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ कि प्रिज्म क्या होता है। एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार आप आसानी से इधर की वस्तुओं को देख सकते हैं और इधर से इधर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रिज्म एक समान, पहला तो इससे निष्कर्ष निकला कि जब हम आर पार इसमें देख सकते हैं तो इसका मतलब पारदर्शी होता है। तो प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठ यानी एक समतल पृष्ठ AB और एक समतल पृष्ठ AC, तो दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है और उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। इन समतल पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ आप देख सकते हैं AB और AC है और प्रिज्म कोण का नाम क्या है, A है। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक किसमें है, अगला जो हेडिंग में डाला हूँ, प्रिज्म द्वारा बड़ा विक्षेपण क्या होता है। यानी किसी प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश को डालें तो क्या कौन सी घटना दिखाई देती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश हम जब उससे गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है। ध्यान दीजिएगा इस तरह से। यहाँ मैं देखिए एक मैं प्रिज्म बनाता हूँ और इसके द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखिएगा ये A है, ये B है और ये C है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से मैं श्वेत प्रकाश डाल रहा हूँ। ये क्या है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश या किसी भी बल्ब का भी प्रकाश हो सकता है, ट्यूबलाइट का भी प्रकाश हो सकता है। ये श्वेत प्रकाश है। ठीक है, जब प्रिज्म पर डालते हैं तो यहाँ से ये थोड़ा सा पहले झुकता है। देखिए आप जानते हैं कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, कांच है। कांच का नहीं ये बना होता है। इधर आकर देखिएगा विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब हो जाएगा वायु, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वायु। और ये क्या है, कांच। और कांच को आप पढ़े हैं, कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ हम एक अविलंब है, यहाँ एक अविलंब खींच सकते हैं। तो जब अविलंब खींचते हैं तो आप जानते हैं कि विरल से प्रकाश किसमें गया है, सघन में। तो सघन में जाता है तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए ना, इसको तो ऐसे निकलना चाहिए। तब टट करके आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न निकल कर क्या हो गया, ये अविलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। यानी अगर मैं यहाँ अविलंब खींच दूँ, यहाँ पर एक अविलंब खींच दूँ ऐसे, तो देखिए ये अविलंब की तरफ क्या हो रहा है, झुक रहा है। जबकि इसको ऐसे सीधे निकलना चाहिए था, कि नहीं, तो अविलंब की तरफ झुक जाता है। तो कहने मतलब ये जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से जब हम गुजारते हैं, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस प्रिज्म के दो तल हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, एक आपका यहाँ है, दूसरा यहाँ है। तो 2 बार इसका अपवर्तन होता है। एक बार तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन होता है, फिर दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। तो देखिएगा ये आपकी किरण हो गई, ये आपका अविलंब है और इनके बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो ये आपका आपतन कोण हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, अब फिर देखेंगे तो ये अविलंब है और ये जो किरण अब ये इसमें गुजर रही है तो ये अपवर्तित किरण हो गई। कौन किरण, अपवर्तित। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब इसका फिर ये आगे बढ़ा है ये किरण और फिर इस पृष्ठ पर गई है, तो इस पृष्ठ पर जा गई है तो ये क्या होगा, फिर यहाँ एक अविलंब खींचेंगे और अविलंब जब यहाँ खींचेंगे तो ये अविलंब से क्या होगी, दूर भगेगी और इस तरह से ये दूर भगती है। और जब दूर भगती है ये तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाती है ऐसे।
ध्यान दीजिएगा। 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और एक और मैं लिख दे रहा हूँ 7। ये 7 रंगों में विभक्त होती है। और 7 रंगों में विभक्त कैसे होती है, तो नीचे होता है भी, यहाँ भी होता है, आई होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ जी होता है, यहाँ वाई होता है, यहाँ ओ होता है, यहाँ आर होता है। इसको हम कहते हैं विभ्योर। क्या कहेंगे, विभ्योर। VIB GYOR। ये देखेंगे विभ्योर होता है। क्या कहेंगे, विभ्योर। ये यानी जब भी किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और अगर कोई पूछे कि ये बताइए श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस श्वेत प्रकाश का कितनी बार अपवर्तन, कितना बार उसका अपवर्तन होता है, आप बताएंगे 2 बार। एक बार अपवर्तन की घटना उसके पहले पृष्ठ पर होती है और एक बार अपवर्तन की घटना उसके दूसरे पृष्ठ पर होती है। पहले में देखेंगे तो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है और सीधे भी निकल जाती है। फिर जब आगे बढ़ती है तो जो दूसरा पृष्ठ है तो ये अब सघन से किस में जाती है, विरल में जाती है, तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर भग रही है। और जब दूर भगती है तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। सबसे नीचे आपका VIBGYOR होता है। यानी सबसे ऊपर कोई पूछे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो आप बताएंगे लाल होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, आप बताएंगे बैंगनी होता है। ठीक है, तो ये बैंगनी होता है। इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है जामुनी कलर, जिसको आप जामुनी कलर कहते हैं, जमुती होता है। और बी मीन्स होता है ब्लू, ब्लू माने होता है नीला। और जी मीन्स होता है ग्रीन, ग्रीन माने हरा। और वाई मीन्स होता है येलो, येलो माने पीला। और ओ मीन्स होता है ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी या संतरा कलर। और आर मीन्स होता है रेड, रेड माने होता है लाल। तो सबसे ऊपर आप बताएंगे लाल रंग होता है और सबसे नीचे क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। अब बैंगनी रंग का जो किरण सबसे नीचे होता है यानी उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और जो सबसे ऊपर होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। और लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो ये मैं यही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ये V है, V मीन्स होता है वायलेट, VIOLET, वायलेट। वायलेट मीन्स होता है वायलेट, क्या कहते हैं, वायलेट विभ्योर, यानी इसको हम कहते हैं बैंगनी। क्या कहेंगे, बैंगनी, बैंगनी। मैं यही स्पष्ट कर दे रहा हूँ, बैंगनी है। और आई मीन्स होता है इंडिगो, इंडिगो लिख सकते हैं, इंडिगो यानी जामुनी या जामुनी रंग। जो जामुन जिस रंग का होता है उसी को जामुनी कलर करते हैं। और डी मीन्स होता है ब्लू, ये ब्लू, BLUE, ब्लू मीन्स होता है नीला या आसमानी कर सकते हैं। और फिर आपका है जी मीन्स होता है ग्रीन, GREEN, ग्रीन माने होता है हरा। उसके बाद आपका है येलो, YELLOW, येलो माने पीला होता है। तो ये देखिए मैं पीला लिख दे रहा हूँ। उसके बाद होता है O, ऑरेंज होता है, ORANGE, ऑरेंज माने होता है नारंगी या संतरा कलर, नारंगी। और यहाँ देखेंगे R मीन्स होता है रेड और रेड मीन्स होता है लाल, रेड मीन्स होता है लाल। इसमें देखिए नोट मैं लिखवा दे रहा हूँ, नोट ही विशेष है। यानी जो देखेंगे आधार की तरफ बैंगनी है तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। इसके ऊपर जाएंगे तो इसका इससे थोड़ा सा कम होता है, इसका जो है इससे कम होता है, इसका इससे कम होता है। यानी ऐसे ये डिसेंडिंग आर्डर में होता है, यानी घटते क्रम में होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक इस तरह से निकल के किसका है, लाल रंग का। और अब सबसे ऊपर देखिए कौन है, लाल रंग। तो लाल रंग का अपवर्तनांक तो सबसे कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग इसीलिए जो है ये खतरे का निशानी माना जाता है, क्योंकि लाल रंग ऐसा रंग होता है तो जो बहुत दूर से ही दिखाई दे देता है।
आप देखे होंगे ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दूसरा कोई रंग लगाएंगे तो दूर से दिखाई नहीं देता है। और ये लाल रंग अगर आपने झंडी ऐसे दिखा दिया तो दूर से ही जो चालक है वो जान जाता है कि कोई ना कोई क्या है, खतरा है, बाकी कोई कलर नहीं दिखाई देता है। इसीलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य यानी दूरी सबसे अधिक होती है। ये तरंगदैर्घ्य मतलब होता है दूरी से। तो मैं यही नोट कर दे रहा हूँ, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, सबसे कम होता है, ऐसे लिख रहा है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये निष्कर्ष हो गया, निकल कर आ गया कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये नोट फर्स्ट लिख सकते हैं। नोट सेकंड में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो बैंगनी का। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो फिर लिखेंगे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक इसका, तो इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। और अपवर्तनांक में सबसे अधिक बैंगनी का होता है, इससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका, लास्ट में सबसे कम लाल रंग का होता है। इस तरह से ये प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण होता है। जब भी कोई श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। इसी को इंद्रधनुषी कलर भी बोला जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा, और यहाँ मैंने सब इसका विस्तार कर लिख दिया हूँ। और ये भी याद रखिएगा, जो आधार की तरफ होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जो सबसे ऊपर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जो सबसे नीचे होता है उसका क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, और देखिए इसमें परिभाषा मैं छोड़ दिया था, क्योंकि इसको जब मैं बताया हूँ कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही लिखना है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो लिखेंगे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रिज्म जो है हमने बताया कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से
को जानते हैं तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और इसी घटना को वर्ग विक्षेपण करते हैं। 7 रंग आपको बता दिए हैं, इसी को विभक्त भी करते हैं। एक चीज इसमें और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हेडिंग होगा प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, ए से। देखिएगा प्रिज्म कोण यही होता है, प्रिज्म कोण ए कामा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को आप पढ़ते आ रहे हैं, किससे लिखते हैं, एन से। तथा न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा एम में संबंध, ये मैं चीजें जो बता रहा हूँ आपको इंटर तक काम आने वाली है और इंटर के बाद अपनी कक्षाओं में भी आपको काम आएगी। इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ इसको बढ़िया से आप देखते चलें। तो अगला हेडिंग होगा प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को आप किसे लिखते हैं, ए से। अपवर्तनांक को आप याद है एन से लिखते हैं। तथा न्यूनतम विचलन कोण को किसे लिखते हैं, डेल्टा एम में संबंध। हम न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस चित्र को, ये आपको बताएं डाट डाट करके हमने इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया था ना, ऐसे ऐसे इसको जाना चाहिए था। और इसको हम क्या करें, डाट डाट करके इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये दूसरे को जहाँ काटते हैं, ये जो कोण बनता है, इसी कोण को डेल्टा एम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो सीधे जाना चाहिए था सीधे इसको निकाल लेते हैं। और ये जब इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद 2 पृष्ठों पर इसका प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होता है और 7 रंगों में विभक्त होता है, यहाँ से इसको डाट डाट करके पीछे बढ़ाते हैं। तो जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं और इनके बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण को हम किसे लिखते हैं, डेल्टा एम से। और इनमें संबंध क्या होता है तो याद रखिएगा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2, यही संबंध का है। यानी n बराबर याद रखेंगे, साइन पढ़ते क्या है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। ये इनमें संबंध होता है और इसी का ये सूत्र है। तो याद रखेंगे, n अपवर्तनांक है, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है। ठीक है, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपके सामने देखिए एक सवाल मैं यहाँ लिखा हूँ और इस सूत्र पर हम इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा अपवर्तनांक कड़ी में 2 है तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं प्रिज्म कोण को किसे लिखते हैं, ए से। तो आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, प्रिज्म कोण को आपको पता है किसे लिखते हो, ए से। और ए का मान दिया है 60 अंश, ठीक है। और अपवर्तनांक को हम किसे लिखते हैं, एन से। n और n का मान करने में 2 दिया है। हमको निकालना क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान हमें निकालना है। ये क्वेश्चन है। समझिए, आपके सामने एक सूत्र मैं लिखा हूँ कि n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो सूत्र आप सामने मैं लिखूंगा, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब इनमें इनको रखते हैं, मानों को रखते हैं। तो n का मान देख सकते हैं, n की जगह हम क्या रखेंगे, कड़ी में 2 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस, तो साइन ए की जगह 60 रखोगे प्लस डेल्टा एम है बटे 2 है बटे साइन ए का मान भी रखेंगे, ए का मान रखेंगे 60 बटे
2। आप देख सकते हैं आपके सामने मैं सूत्र लिखा था कि n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2। तो देखिए मैं यहाँ सूत्र रखा हूँ और n का मान आप देख सकते हैं। n की जगह क्या रखोगे, करीब 2, n की जगह करीब 2 बराबर साइन ए की जगह क्या रखना था, 60 रखेंगे प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए की जगह क्या रखोगे 60। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, उसे काटेंगे तो कितना जाएगा 30। तो इस तरह से देख सकते हैं कड़ी में 2 बराबर यहाँ मान आपका आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन 30 अंश आ जाएगा, साइन 30 अंश और इसके बटे 1 मान लीजिए और क्रिया गुणा कर सकते हैं। और क्रिया गुणा करना आप लोग जानते ही हैं, तो क्रिया गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, तो हम लिख सकते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर देख सकते हैं साइन 30 अंश का इसमें होगा, तो कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश। फिर लिख सकते हैं साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर यहाँ कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 लिखेंगे गुणे, और साइन 30 अंश का मान आपको 3 गुण में 3 बताया गया था। साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2, ठीक है। और कड़ी में 2 से इस प्रेस 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 2, तो इस तरह से मान आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर मान आपका दिखेगा 1 बटे कड़ी में 2। ये कैसे होता है तो ध्यान, कड़ी में 2 था पूरे साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2, और जब भी कड़ी में 2 से फ्रेश 2 को काटते हैं तो ये कड़ी में 2 से ये काटेंगे तो यहाँ कड़ी में 2 आ जाता है, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा कड़ी में 2, और 1 बटे कड़ी में 2 चेक करो, इधर साइन है तो साइन में चेक करते हैं, काश रहता तो काश में चेक करते हैं, इधर साइन है तो साइन में चेक करेंगे कि आखिर किसका मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, तो साइन 45 अंश का मान होता है, किसका होता है साइन 45 अंश का। तो 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर इधर हम लिख सकते हैं साइन 45 अंश, क्योंकि ये साइन 45 का मान है। देखिएगा साइन 45 का भी मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है और काश 45 का भी मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, लेकिन जो इधर होगा उसी से हमको कंपेयर करना है। इधर साइन है तो साइन में रखेंगे, अगर इधर काश में रहता तो काश में रखते हैं। अब तुलना करो, इधर साइन, इसका मतलब यह कोण बराबर इस कोण के, तो लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर लिखेंगे 45, और इसके बटे 1 मान के कहीं से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 2 से 45 में गुणा करोगे तो कितना होगा 90 अंश, और इस तरह से डेल्टा एम का मान निकालेंगे तो 90 माइनस 60 कर दीजिएगा और डेल्टा एम बराबर हो जाएगा कितना 30 अंश। तो ये न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है। इस तरह से हम सवालों को करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी आपको ये रूल बता रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बस एक बार और ध्यान से देख लीजिए, केवल ये सूत्र रखेंगे, n का मान उठा के n की जगह रखोगे साइन a का मान 60 रखेंगे, डेल्टा m था बटे 2 बटे साइन a का मान कितना था 30, a का मान कितना था 60 रखेंगे बटे 2 है, अब 2 से 60 काटेंगे कितना हो गया 30। अब इधर जैसे था वैसे रहने दीजिए, इधर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 है और इसको आपने काटा तो 30 अंश आ गया, क्रिया गुणा करेंगे तो 1 से इसको गुणा करोगे साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर, और कड़ी में 2 का साइन 30 अंश गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2, और कड़ी में 2 से फ्रेश 2 को काटेंगे क्या होगा कड़ी में 2, ऊपर 1 बचा नीचे आपका क्या बचा कड़ी में 2, इधर साइन है तो इधर भी साइन में चेक करेंगे, अगर काश रहता तो काश में चेक करते, टेन रहता तो टेन में, तो साइन रहता साइन में चेक करेंगे कि आखिर किसका मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है, तो विश्वस्त सूत्रों से निकल कर आता है कि साइन 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 होता है। इधर साइन तो यह कोण बराबर इस कोण के, तो 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर साइन 45 अंश हो गया, फिर ये गुणा करेंगे तो 1 का इसमें गुणा करोगे 60 प्लस डेल्टा एम हो जाएगा, अब 45 का 2 में गुणा करेंगे तो 45 2 90 हो जाएगा, डेल्टा एम का मान निकालोगे 60 का 76 होगा, 90 माइनस 60 अर्थात कितना आ गया 30 अंश। इस तरह से जो है ये आपका सवाल फाइनल होता है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।